स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम जो अनुलेखन की जो प्रक्रिया है उसको समझने वाले हैं। तो जो जीव प्रोक्रिएट और यूक्रिएट हैं उन दोनों के अंदर अपन अलग अलग इसको पढ़ेंगे अनुलेखन की प्रक्रिया को। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रोक्रिएट, और जैसे कोई जीवाणु प्रोक्रिएट है तो उसमें अनुलेखन किस प्रकार से होता है। तो लगभग जो चरण होते हैं एक अनुलेखन की प्रक्रिया के लगभग समान ही होते हैं, लेकिन कुछ जैसे प्रोटीन का फ़र्क होता है तो अपन इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, प्रोक्रिएट जीवाणु में अनुलेखन की क्रिया। तो अनुलेखन की जो प्रक्रिया है वो 3 चरण होते हैं उसके। एक तो प्रारंभन, एक दीर्घीकरण और एक समापन, जिसको इनिशिएशन या एनलोगेशन और टर्मिनेशन बोलेंगे। प्रारंभ का मतलब होता है हमें अनुलेखन की क्रिया को प्रारंभ करनी है, और दीर्घीकरण का मतलब होता है प्रारंभ होने के बाद में अनुलेखन की क्रिया, मतलब उसमें एमआरएनए पूरा जब बन जाता है या धीरे धीरे लंबाई के अंदर बनता जाता है, और लास्ट में जब एमआरएनए पूरा बन जाता है तो उस प्रक्रिया का होता है समापन। तो इस तरह से इसके 3 स्टेप या 3 चरण होते हैं। तो देखिए, अपन इन तीनों चरणों को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अपन इसका एक डायग्राम देख के इसके बारे में अपन पता लगाते हैं। देखिए, ये एक डीएनए है। एक इस डीएनए में अपन को पता है कि एक अनुलेखन इकाई होती है। जैसे ये अनुलेखन इकाई है, तो अनुलेखन इकाई के इधर जो ये रज्जुगत 3 डेज इधर की तरफ है उन्नायक या प्रमोटर, और इधर की तरफ समापक या टर्मिनेटर होता है। तो ये जो 3 डेज से 5 डेज की ओर जो रज्जुक है, इसके द्वारा एमआरएनए का संश्लेषण होता है, क्योंकि एमआरएनए का संश्लेषण है वो 5 डेज से 3 डेज की ओर होता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक उनाइक का प्रमोटर होता है। अब इस पे आकर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो यहाँ पर जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है प्रोक्रिएट के अंदर कि इस एंजाइम को एक्टिव करने के लिए और अनुलेखन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक सिग्मा कारक की जरूरत होती है। ये सिग्मा कारक भी एक प्रोटीन ही होती है। ये यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाती है आरएनए पॉलीमरेज के साथ। तो ये आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिव करती है और अनुलेखन की प्रक्रिया को भी शुरू कर देती है। और जब ये अनुलेखन की प्रक्रिया को शुरू कर देती है, फिर कुछ समय बाद में सिग्मा कारक यहाँ से हट जाता है, और फिर यह आरएनए पॉलीमरेज है इसे जो संरचनात्मक जीन होती है उसका पूरी तरह से अनुलेखन करती जाती है। तो देखिए, यहाँ से ये डीएनए वो ओपन हो गया है और एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। तो सिग्मा कारक ने जो आरएनए पॉलीमरेज को अनुलेखन के लिए शुरुआत कर दी थी। तो इस तरह से ये देखिए आरएनए या एमआरएनए है वो लगातार बनता जा रहा है, और इसके ऊपर ये धीरे धीरे है वो आरएनए पॉलीमरेज खिसकता जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ जहाँ पर वो समापन होगा टर्मिनेटर, वहाँ पर आकर ये आरएनए पॉलीमरेज है वो रुक जाएगा। यहाँ पर ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक कारक और आने वाला है यहाँ पर जिसको अपन रो कारक कहेंगे। तो जो रो कारक आएगा वो रो कारक क्या होगा, यहाँ पर आकर जो समापक होगा वहाँ पर आकर इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच होगा, और यहाँ उसके अटैच होते ही अनुलेखन की क्रिया का समापन हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर आते ही ये यहाँ पर समापक है, तो यहाँ पर आते ही अनुलेखन पूरा हो जाएगा। और जैसे ये यहाँ पर आया, पीछे से वापस डीएनए वो कुंडलित हो रहा है, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज है वो समापक पर आया, तो यहाँ पर देखिए ये रो कारक होता है, ये यहाँ पर अटैच हो जाता है, और ये अनुलेखन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिससे आरएनए अलग हो गया और डीएनए अलग हो गया, और ये आरएनए पॉलीमरेज और रो कारक है वो भी अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो सिग्मा कारक, रो कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो एंजाइम होता है वो आरएनए पॉलीमरेज होता है, और इस तरह से ये अपना काम करता जाता है। तो अभी इसके जो 3 स्टेप है उसको अपन फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए, पहली स्टेप है इसमें प्रारंभन। तो इसमें क्या होता है, देखिए सिग्मा कारक डीएनए पर उन्नायक यानी प्रमोटर जहाँ से शुरुआत होती है उस स्थल की पहचान करता है। मतलब प्रमोटर कहाँ पर है इस बात की भी पहचान ये सिग्मा कारक ही करेगा, और फिर आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक स्थल पर जुड़ जाता है, और वी कुंडलन द्वारा डीएनए के दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाते हैं और अनुलेखन प्रारंभ हो जाता है। तो जो सिग्मा कारक है वो एक तो प्रमोटर की पहचान करेगा, और फिर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज को भी एक्टिव कर देगा,
और जिससे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज के एक्टिव होने से ये डीएनए के कुंडलन को खोल देगा और उसके विकुंडलन होने से दोनों रज्जुक है वो अलग अलग हो जाते हैं और एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और फिर अनुलेखन शुरू हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, दीर्घीकरण या इनलोंगेशन होता है। मतलब होता है क्या है, दीर्घीकरण का मतलब है एमआरएनए बनता चला जाता है और उस पूरा एमआरएनए बन जाएगा इस प्रक्रिया में। तो एक लंबी सी लड़ी बन जाएगी एमआरएनए की। तो डीएनए के टेम्पलेट रज्जुक पर जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ता है, टेम्पलेट रज्जु का मतलब है जो 3 डेज से 5 डेज की दिशा वाला जो डीएनए का रज्जु है उस पर यह आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे आगे खिसकेगा और आगे की ओर डीएनए के दोनों रज्जुक अलग अलग होते जाते हैं और अनुलेखन द्वारा आरएनए बनता जाता है और एक लंबी सी लड़ी बन जाएगी उस आरएनए की। कुछ समय बाद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से सिग्मा कारक अलग हो जाता है और अनुलेखन द्वारा आरएनए की लंबाई में दीर्घीकरण होता जाता है, यानी आरएनए की जो लड़ी है वो लंबी होती जाती है। अब इसके बाद में होता है इसका समापन। देखिए, तो समापन टर्मिनेशन में क्या होता है कि अनुलेखन का समापन एक कारक आता है यहाँ पर, रो कारक, ये इंपॉर्टेंट है। ये रो कारक द्वारा इसका समापन होता है। ये समापन स्थल तक आते ही रो कारक आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाता है और अनुलेखन को समाप्त कर देता है। तो सिग्मा कारक तो शुरू कर रहा था, रो कारक उसको समाप्त कर रहा है और यहाँ पर एंजाइम है वो आरएनए पॉलीमरेज काम करता है और इस तरह से प्रोकैरियोट जीवाणु के अंदर अनुलेखन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है प्रोकैरियोट में, जैसा कि हमने कहा था, यहाँ पर एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है और वो भी डिफरेंट टाइप के आरएनएज बनाता है, जैसे आरएनए है या एमआरएनए या टीआरएनए। तो वो संभव इसलिए हो पाता है कि यहाँ पर जो सिग्मा कारक होता है ये एक प्रोटीन होती है। इस तरह की कई सारी सिग्मा कारक प्रोटीन्स काम करती है और वो डिफरेंट टाइप के जो आरएनएज होते हैं उसके संश्लेषण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये तो था प्रोकैरियोट के अंदर अनुलेखन की प्रक्रिया। तो ये अपन ने चित्र भी बना रखे हैं कि किस तरह से, देखिए यहाँ पर ये प्रोमोटर की पहचान करके यहाँ पर इस आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ देगा और इसके साथ ये सिग्मा कारक खुद भी जुड़ जाएगा और फिर शुरुआत कर देगा अनुलेखन की और फिर समापन तक जाते जाते ये सिग्मा कारक तो वहाँ इससे हट जाएगा और फिर रो कारक आकर जुड़ जाएगा और अनुलेखन को समाप्त कर देगा और यहाँ तक इसी बीच के अंदर जो जीन है वो आरएनए का फॉर्मेशन कर देती है। तो इस तरह से ये आरएनए का निर्माण इन्होंने कर लिया है। देखिए ये सिग्मा कारक और रो कारक के द्वारा। अब अपन पढ़ेंगे यूकेरियोट के अंदर किस तरह का ये अनुलेखन होता है। अब पढ़ रहे हैं अपन यूकेरियोट में अनुलेखन की प्रक्रिया, जैसे हमारे अंदर हमारी कोशिकाओं में किस तरह से अनुलेखन या आरएनएज का निर्माण होता है। तो देखिए यूकेरियोट में भी अनुलेखन की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, यानी प्रारंभन होता है, दीर्घीकरण होता है और समापन होता है। बिल्कुल प्रोकैरियोट की तरह 3 चरण होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि यूकेरियोट में सिग्मा कारक और रो कारक की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ न कुछ प्रोटीन की तो आवश्यकता होगी शुरू करने के लिए और समाप्त करने के लिए, तो इनकी जगह होते हैं सामान्य अनुलेखन कारक कार्य करते हैं। तो जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर होते हैं, सामान्य अनुलेखन कारक जो कि प्रोटीनें होती है, यही यहाँ पर कार्य करती है। यहाँ पर कोई स्पेशल सिग्मा या रो कारक नहीं पाए जाते। और दूसरा फ़र्क ये भी है कि जो यूकेरियोट होते हैं उनमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कम से कम 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के कम से कम अपने अंदर पाए जाते हैं। हालांकि 6 प्रकार के होते हैं, 4 और 5 प्रकार के होते हैं ये। तो जो चौथा और पाँचवा है वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो जैसे अपने अंदर 3 प्रकार के हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, फिर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, फिर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो तीनों अपना अलग अलग काम करते हैं। देखिए, तो जो अपने मैं इससे पिछले वाले वीडियो में भी देख लिया था कि किस तरह से आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करता है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के टेम्पलेट रज्जुक पर काम करता है, यानी अनुलेखन करता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, तब तो ये बनाता है आरआरएनए। अब आरआरएनए भी कई तरह के हैं, उनमें से देखिए 28S वाला, 18S वाला और 5.8S वाला आरएनए बनाता है आरआरएनए,
यानी राइबोसोमल आरएनए बनाएगा पोल फर्स्ट, और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड यदि डीएनए पर काम करता है, अनुलेखन करता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, तो ये एमआरएनए का जो पूर्ववर्ती रूप होता है एचएनआरएनए, उसका निर्माण करता है। देखिए यूकेरियोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहले सीधा ही एमआरएनए बनता है, उसका एक पूर्ववर्ती रूप यानी बड़ा रूप एचएनआरएनए बनता है, जिसके अंदर कुछ एक्सोन और एंट्रोन दो तरह के इसमें खंड होंगे। तो जो एंट्रोन होंगे वो प्रोटीन निर्माण नहीं करेंगे, तो उनको हटाना पड़ेगा हमें। तो उसको इसके लिए इसकी एडिटिंग या इसकी संशोधित किया जाएगा इसको, और फिर हम एमआरएनए बना लेंगे इससे। अब यदि डीएनए पर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड काम करता है यानी अनुलेखन करता है, तो ये बनाएगा टीआरएनए और एक 5S आरएनए, ये भी याद रखना आपको, 5S आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है, और एक SN आरएनए बनाएगा जिसको अपन बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो ये क्या करेगा, एक जो हमने कहा था कि HNRNA की जब अपन प्रोसेसिंग करेंगे, स्प्लाइसिंग करेंगे, तब एक स्प्लाइसोम बनेगा, उस स्प्लाइसोम का निर्माण ये SNRNA करेगा। और हीट्रोन्यूक्लियर आरएनए जिसको अपन HNRNA कहते हैं, ये केंद्रक बनते हैं, दोनों केंद्रक में बनते हैं, और ये भी केंद्रक में बन रहे हैं। तो देखिए, तो इस तरह से तीन तरह के पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग अलग तरह के आरएनए का निर्माण कर रहे हैं। जिसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आरएनए को तो बना रहा है फर्स्ट, एमआरएनए को बना रहा है सेकंड, और टीआरएनए को बना रहा है थर्ड। अब देखिए, अब कुछ स्पेशल जो अपने भी देखा था वो लिखे हमने कि यूकेरियोट्स में अनुलेखन के पश्चात बनने वाला प्रारंभिक जो आरएनए होता है वो HNRNA होता है। देखिए, जो अक्रियाशील होता है, HNRNA में इंट्रॉन और एक्सोन दो भाग पाए जाते हैं, जिनमें इंट्रॉन प्रोटीन का निर्माण नहीं करता लेकिन एक्सोन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब जो प्रोटीन का निर्माण ही नहीं करता है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है अपन को, तो यहाँ से जो इंट्रॉन है उनको हटाना पड़ेगा, तो वहाँ इसको हटा देंगे। अतः इंट्रॉन को एक विशेष प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है जिसे हम आरएनए संबंधन या आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। देखिए, तो एक प्रक्रिया होगी आरएनए स्प्लाइसिंग, उसके द्वारा आरएनए के जो ये इंट्रॉन है उसको हटा देंगे। इंट्रॉन को हटाने के बाद सभी एक्सोन को पुनः जोड़कर संशोधित यानी एडिटेड आरएनए तैयार किया जाता है, उसे हम फिर एमआरएनए कहेंगे। तो स्टार्टिंग में तो HNRNA बना, उसके हमने प्रोसेस कर दिया, उसके जो इंट्रॉन थे उसको हटा दिया, और जो एक्सोन थे काम के टुकड़े थे उनको हमने जोड़कर वापस एक आरएनए बना लिया जिसको अपन एमआरएनए कहते हैं। अब ये काम करने के लिए तैयार है। देखिए, ये एमआरएनए है, ये वास्तव में फिर सक्रिय आरएनए होता है, और फिर ये आगे चलकर प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। HNRNA डायरेक्ट प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। फिर देखिए नेक्स्ट, ये जो एमआरएनए बना है इसमें क्या है कि यूकेरियोट जो एमआरएनए होता है उसके 5' सिरे पर एक असाधारण न्यूक्लियोटाइड, जो बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं एक वीडियो में, कि 5' सिरे पर एक असाधारण न्यूक्लियोटाइड जिसको अपन मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की एक टोपी पाई जाती है, जिसे अपन GCAP कहते हैं। यानी जो एमआरएनए देखते हैं उसके 5' और 3' सिरे पर, तो यहाँ पर तो एक टोपी मिलेगी GCAP, और यहाँ पर एक पूंछ मिलेगी। ये तो एक टोपी है, ये इसकी एक पूंछ है, इस पूंछ को बोलेंगे पोली ए टेल, और इसको बोलेंगे GCAP। तो हमारे जो यूकेरियोटिक आरएनए होता है उसके 5 एंड सिरे पर तो GCAP होती है, 3 एंड सिरे पर एक एडेनिन की एक लंबी पूंछ पाई जाती है। देखिए, इसी पूंछ से ये केंद्रक से कोशिका ध्रुव में आएगा। तो ये एक टोपी पाई जाती है जिसे अपन GCAP बोल रहे हैं, और GCAP बनने की प्रक्रिया को आच्छादन या केपिंग कहते हैं। तो देखिए, ये जो GCAP लग रहा है एमआरएनए के ऊपर, इसकी बनने की प्रक्रिया को अपन आच्छादन या केपिंग कहते हैं। और एमआरएनए के देखिए 3' सिरे पर 200 से 300 एडेनिन न्यूक्लियोटाइडों के समूह स्वतंत्र रूप से जुड़कर पोली ए टेल बनाते हैं। पोली यानी अनेक, ऐसे एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड, और टेल यानी पूंछ, तो बहुत सारे पोली ए टेल का मतलब हो गया इस तरह के
ए खूब सारे जो एडेनिन के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो इस तरह से इसके पोल 3' सिरे पर जुड़े रहते हैं। तो ये है 200 से 300। देखिए, तो mRNA के 3' सिरे पर 200 से 300 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं और ये बनाते हैं पॉली ए टेल। पॉली ए टेल बनाने की प्रक्रिया को पुंछन या टेलिंग कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है केपिंग और टेलिंग क्या है, या आच्छादन और पुंजन में क्या अंतर है, और ये किससे संबंधित है। तो ये हमारे mRNA से संबंधित है, और ये जो आच्छादन होता है वो 5' सिरे पर होता है, पुंछन होता है 3' सिरे पर। आच्छादन में जी केप लगती है और पुंछन के अंदर एक पॉली ए टेल बनती है। तो ये फ़र्क है इसके अंदर। तो यहाँ पर एक प्रश्न देखिए बनता है कि आच्छादन, केपिंग और पुंछन किस जैविक की क्रिया से संबंधित है, और समझे। तो जैविक क्रिया तो वो हो गई अनुलेखन, और वो किस आरएनए से संबंधित है, प्रश्न पूछ लिया कि वो किस आरएनए से संबंधित है, कौन से आरएनए से संबंधित है। तो उसका हमें आंसर देना पड़ेगा एमआरएनए की। पुंछन और केपिंग की प्रक्रिया है वो है एमआरएनए से रिलेटेड है। तो इस आज की वीडियो के साथ ही हमारा जो अनुलेखन की प्रक्रिया थी वो संपन्न होती है, और आगे हम कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो जेनेटिक कोड वाला है वो देखने वाले हैं। थैंक यू।